हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह मैं क्लास आप लोगों की ले रही हूँ और आज मैं आप लोगों को क्लासिक इंग्लिश वर्क्स यानी कि जो मैंने आज एक पेपर बनाया, अब देखती हूँ कितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा पाती हूँ। और सबसे पहले मैं ज़रा अपनी माइक की सेटिंग कर लूँ कि कितना जो है माइक मेरा सही काम कर रहा है। यस। तो आज सुबह सुबह की क्लास में आप लोगों को सबसे पहले आज मैं क्लासिक इंग्लिश वर्क्स यानी कि कुछ मिले जुले मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं। लिटरेचर के क्वेश्चन से मुझे पता है कि अभी आप लोगों को लगता होगा कि यार मैडम एक दिन आती है, तो मैं आपको बता भी रही थी, थोड़ा तबीयत भी ढीली चल रही है और बहुत ज़्यादा स्केड्यूल इतना बिजी हो रहा है कि मैं नहीं आती हूँ उस दिन मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होता है। खैर, 18 जनवरी को आप लोगों का पेपर है और उसके लिए पहले प्री की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और प्री की तैयारी इस समय आप लोग अपने आप को झोंक दीजिए कि आपको किसी ना किसी तरीके से बस एग्ज़ाम को कैसे भी निकालना ही निकालना है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्लासिक इंग्लिश वर्क्स को और आप लोगों के लिए, अगर आप अब भी तैयारी जो है मेरे साथ करना चाहते हैं, मेरी मतलब पेड बैच के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो आपको करना ये है कि आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है और उसको डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाकर आप लोग देख सकते हैं कि आपको कौन से बैच आपके लिए फिजिबल होगा। एक सिर्फ लिटरेचर का बैच है, एक लिटरेचर ग्रामर दोनों का बैच है। और उसमें क्या क्या चीज़ मिलेगी, इससे पहले आप लोग पूरी जानकारी भी ले सकते हैं 7895937338 पे। मैं केवल और केवल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरे बैचेस की खासियत ये है कि इन बैचेस में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है प्री कैसे निकालें, ये नहीं है कि प्री तो मेरे स्टूडेंट्स को निकालना ही है, उसके अलावा उनको मतलब इन डेप्थ तैयारी जो करवाई जा रही है ना कि बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं, वो भी तैयारी है। मेंस का उन्हें पता भी नहीं चल रहा, वो साथ के साथ तैयारी करते चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी को, अगर मान लीजिए मेंस में 2 महीने मिलते हैं, तो इतना 2 महीने में आप किसी को लिखना नहीं सिखा सकते, मगर अगर आप शुरू से ऐसे पढ़ते चल रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जीआईसी का लेक्चरर का प्री का पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है। और इसमें आप लोगों को नोट्स भी, जो मतलब एक पीडीएफ फॉर्म में नोट्स घर पे भी मिलते हैं, तो आप लोग के लिए ये बैच बहुत ही हेल्पफुल जो है वो बैच है। और अगर आप इसके अलावा हमारा जो और बैच है डी ट्रिपल एस बी का बैच है ये, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी ने अपना सिलेबस जब चेंज किया तो उन्होंने उसमें ग्रामर नहीं दी, तो ये सिर्फ लिटरेचर का बैच है। इसमें आपका लाइव क्लास चलती है और आपके हार्ड कॉपी नोट्स जो हैं वो 4 बुक्स हैं, वो आप लोगों को दी जाती हैं, जिसमें प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं। यूनिट वाइज सारा का सारा पेपर कवर किया गया है। इसके अलावा अदर भी जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी कवर की गई हैं। तो डी ट्रिपल एस बी का भी बहुत बढ़िया जो है वो हमने तैयार करा है। तो उसके लिए भी आप ऐप पे आइए और आप जो है उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना जिस काम के लिए आए हैं वो शुरू करते हैं। और आज मेरा जो सीरीज़ है, अब सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर ये दिखाऊं कि ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग मिले जुले क्वेश्चंस हैं। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा और मुझे बताइएगा इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आप लोगों को मुझे बताने हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, इन ओड टू द वेस्ट विंड, आप सभी को पता है ओड टू द वेस्ट विंड किसके द्वारा लिखी गई है? शैले के द्वारा लिखी गई है। पीबी शैले जो कि रोमांटिक एज को बिलोंग करते थे, यंगर रोमांटिक थे। तो वो अपने आप को इसमें क्या कहते हैं? प्रॉफिट ऑफ पीस, ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, किंग ऑफ नेचर, पोएट ऑफ सॉरो। शेले कॉल्स हिमसेल्फ, देखो ये लाइन भी मैं आपको इसमें बताती हूँ कि उसके बाद आपको इससे अच्छे से पता चलेगा। गला थोड़ा सा मेरा बैठ रहा है, खैर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको इसकी लाइन जो है बता के फिर उसके बाद जो है बताना चाहूँगी। देखिए, ये एक लाइन है, जो फिफ्थ वो है,
Scatter, drive my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth, and by the incantation of this verse, scatter as from an unextinguished hearth ashes and sparks, my word among mankind be through my lips to an awakened earth the trumpet of prophecy. तो वो जो है ये यहाँ पे लास्ट लाइन में खुद को क्या बोलते हैं कि मेरे शब्दों को ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी की तरह फैला दो. तो यहाँ पर ये लाइन का इसका आंसर है बी, ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी. और इसका ये मीनिंग ये है कि ही वॉन्ट्स टू स्प्रेड हिज वर्ड्स लाइक द विंड कैरिंग रेवोल्यूशन. तो ये यहाँ पर है, ये दैट इज ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड द लाइन द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव. तो यहाँ पर ये ना ये कंक्लूजन, ये जो है ना क्लाइमैक्स का भी एग्जांपल है. इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच आप देखते हैं क्लाइमैक्स है कि कहीं भी है द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड कि एक्शन जो है वो छोटे छोटे उसमें करके और बड़े उस पर जाता है, मतलब क्लाइम लेडर की तरह उसके चलता है असेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पे इन एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड द लाइन द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव. इसका मतलब क्या है? एम्बिशन, फेम, मोर्टेलिटी एंड इक्वालिटी इन डेथ. कि चाहे एक इंसान कितना भी कामयाब हो, कितना ही जो है पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही है. सो द आंसर इज सी, मोर्टेलिटी एंड इक्वालिटी. मोर्टेलिटी एंड इक्वालिटी इन डेथ. द आंसर इज सी. ड्रीम चिल्ड्रन चार्ल्स लैम का है अ रेवरी. चार्ल्स लैम जो है, जो कि एक ही वॉज अ बैचलर, और ये जो उनका एस्से है इट इज़ फुल ऑफ पैथोस एंड ह्यूमर. और इसमें वो दो इमेजिनरी बच्चों के बारे में जो है वो बताते हैं कि अगर उनकी शादी हुई होती और उनके दो बच्चे होते, तो यहाँ पर लैम डिस्क्राइब्स हिज चिल्ड्रन एज इमेजिनरी फिगर्स ऑफ विशफुल थिंकिंग. मतलब वो ही वांटेड टू हैव किड्स बट वो जिंदगी भर कुंवारे ही रहे. In Ode on a Grecian Urn, who speaks the line beauty is truth, truth beauty? Ode on a Grecian Urn कि इसका बहुत ही फेमस जो है वो एक ओड है, और जिसमें मतलब ये उनके कुछ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम्स में से एक है, और जिसमें वो लास्ट में अर्न ही बोलता है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी ये नोन टू ऑल, कि भाई सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है. तो इसमें है द अर्न हिमसेल्फ. That is C, the urn himself. In Sir Roger at Home, Edison presents Sir Roger as a strict master, a benevolent landlord, loved by his servants, a rude nobleman and idle. देखिए ये जो सर रोजर एट होम है, इसमें इन्होंने एडिसन ने एक्चुअली ये उस समय जर्नल्स चले थे जो उस समय की सोसाइटी को एग्जैक्टली प्रेजेंट करते थे. और सर रोजर जो दिखाए गए ना वो एक बहुत ही अच्छे लैंडलॉर्ड है जो अपने सर्वेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं. सो द आंसर इज बी, अ बेनेवलेंट लैंडलॉर्ड लव्ड बाय हिज सर्वेंट्स. इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड अकर्स इन. ये तो बहुत ही फेमस लाइन है, सभी को पता है कि अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा. ये लाइन जो है एंटीथीसिस का जो है एग्जाम्पल है. ये लाइन पैराडॉक्स भी है क्योंकि इसमें अगर एक कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट के साथ एक अंडरलाइंग ट्रुथ जो है वो छिपा हुआ है. और ये लाइन है ओड टू द वेस्ट विंड की. एवरी डार्क सीजन कैरीज द प्रॉमिस ऑफ रीबर्थ एंड द आंसर इज ओड टू द वेस्ट विंड. टर्जा रिमा में लिखी हुई ये पोयम है. टिंटन एबे, वर्ड्सवर्थ रीविजिटेड द प्लेस. टिंटन एबे जो ये पोयम जो है लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई थी पहली बार, और ये पोयम जो है जो टिंटन एबे नाम के मठ पे वो 5 साल बाद रिविजिट करते हैं. तो द आंसर इज 5. और वो बोलते हैं कि मेरे लिए नेचर जो है कि वो एक ब्लाइंड मैन की तरह नहीं है, नेचर हमेशा मेरे साथ एक जीवित रूप में रही है. द फेमस लाइन फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ इन एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड इंस्पायर्ड. आप लोगों को ये लाइन अगर आप लोगों ने पढ़ी है पोयम, तो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ. तो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ ये लाइन जो है वो किसको इंस्पायर किया था? और ये हार्डी का एक नॉवल है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. हार्डी को इन्फ्लुएंस किया था इस लाइन ने बहुत ज़्यादा, और हार्डी के नॉवल का टाइटल है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. In Dream Children a Reverie, Alice and John vanish because.
एलिस और जॉन जो है वैनिश क्यों हो जाते हैं? दे आर घोस्ट, दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन, दे क्वेरल, दे डाई। ड्रीम चिल्ड्रन में लैम के वो जो बच्चे हैं वो ड्रीम मतलब इमेजिनेशन है उनका। तो वो जैसे जैसे उनको कहते हैं, वो जो वो लास्ट लाइन है ना, वी आर नॉट ऑफ एलिस, वी आर नॉट ऑफ बट वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ, क्या है वो लाइन, एक लाइन मैं इसको बताती हूँ मेरे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना फिर मुझे कि मैं ऐसे ही निकल जाऊँ। लाइन है, वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड बटराम फादर, वी आर नथिंग लेस देन नथिंग इन ड्रीम्स, वी आर ओनली what might have been and must wait upon the tedious shore of Leth millions of ages before we have existence and a name। बड़ा जो है ना, मतलब ऐसा ये जो ऐसे है कि जो वाकई में ना इंसान को अब अंत में पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये जो ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन, ये चार्ल्स लैम के ने जब लिखा था, ये 1822 में पब्लिश हुआ था लंदन मैगजीन में। और ये ऐसे उन्होंने, ही रॉट दिस ऐसे ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, और ही फेल्ट वेरी लोनली। तो ये जो है, दे आर, बच्चे इसलिए गायब हो जाते हैं बिकॉज दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन। ओ टू वेस्ट विंड कौन से फॉर्म में लिखी गई है? टर्जा रिमा। इंटरकनेक्टेड जो होते 3 लाइन स्टेंजा होता है उसे टर्जा रिमा कहा जाता है, और ये इटालियन फॉर्म ऑफ राइटिंग है, दैट इज टर्जा रिमा। The root forefathers of the Hamlet mentioned in elegy are poets, common villagers, knights, nobles। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एलिजी रिटर्न इन द कंट्री चर्चयार्ड है, ये जो एलिजी होती है, एलिजी ये कौन सी एलिजी है? क्या ये पर्सनल एलिजी है? क्या ये पेस्टोरल एलिजी है? क्वेश्चन मार्क पूछ रही हूं मैं। क्या ये पेस्टोरल है? ये इम्पर्सनल है? तो भैया ये बात ये है, ना ये पर्सनल है ना पेस्टोरल है, ये एक इम्पर्सनल एलिजी है जो उन्होंने कॉमन फोक्स पे लिखी है। भले ही ये कहा जाता है कि अपने फ्रेंड वेस्ट के उसमें कहा था, लेकिन ये एक इम्पर्सनल एलिजी है। दिस इज एन इम्पर्सनल एलिजी। याद रखिएगा, पेस्टोरल एलिजी तभी होती है व्हेन देयर इज अ मेंशन ऑफ शेफर्ड। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव के सिंपल लोगों की जो अनसंग एंड अनटोल्ड, जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनके बारे में बताया गया है। सो द आंसर इज बी, कॉमन विलेजर्स, और दिस इज एन इम्पर्सनल एलिजी। The urn in Ode on a Grecian urn is described as tombstone, Sylvan historian, sacred relic या cup of wisdom। अर्न जो दिखाया गया है ना ग्रेशियन अर्न में, जो वो अस्थि कलश है, वो दिखाया गया है सिल्वन हिस्टोरियन के रूप में। सिल्वन हिस्टोरियन के रूप का मतलब ये है कि वो उसके ऊपर जो है ना बहुत सारे जो है वो नेचर के ऑब्जेक्ट्स वगैरह बताए गए। तो वो अर्न ना बिल्कुल शांत बैठा हुआ, और वो अपने ऊपर लिखी हुई कहानियां जो है वो बता रहा है। तो दैट इज सिल्वन हिस्टोरियन। इन सर रोजर एट होम द स्पेक्टेटर नरेट्स visitors Sir Rogers Church Club country estate in Worcestershire। तो कहाँ पर जो है, वेयर डज द नरेटर विजिट सर रोजर, कहाँ पर जो है सर? तो ये द आंसर इज चर्च, क्लब, कंट्री एस्टेट या कॉलेज। तो यहाँ पर इसका आंसर है दैट इज कंट्री एस्टेट में। वो उनके वॉर्सेस्टर शायर में उनके कंट्री एस्टेट में मिलते हैं, दैट इज सी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपको पता होने चाहिए, टिप्स में होने चाहिए ये। द क्लोजिंग एपिथैप इन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड रिवील्स द पोएट्स प्राइड, फेम, ह्यूमिलिटी एंड फेथ, लव फॉर वॉर। तो यहाँ पर ये बताया ह्यूमिलिटी एंड फेथ है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, अल्टीमेटली ही हैज़ टू डाई, मरना तो है ही। जब पैदा होते हैं तो पैदा होने का भले ही पता हो या ना हो, लेकिन जब कोई इंसान पैदा हो जाता तो एक एक जो भविष्यवाणी है वो सबकी सभी कर सकते हैं, एंड दैट इज कि आए हो तो मरोगे भी। एपिथैप ये था, हेयर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, नो फादर सीक्स हिज merits to disclose or draw his frailties from their dread abode, they
There they alike in trembling hope repose the bosom of his father and his God. तो ह्यूमिलिटी एंड फेथ जो है वो इसका आंसर है. द आंसर इज सी. टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ का कौन सा फेथ जो है वो बताती है? सोसाइटी रिफॉर्म्स मैन, नेचर नेवर बिट्रेज द हार्ट दैट लव्स हर, आर्ट इज सुप्रीम, रिलीजन गाइड्स रीजन. तो किसको बताती है ये बताइए. देखिए, टिंटन एबे एक्सप्रेसेस वर्ड्सवर्थ फेथ दैट सोसाइटी रिफॉर्म्स मैन, नेचर नेवर. ये टिंटन है कि यह बोल लास्ट में बोलते भी हैं कि नेचर नेवर बिट्रेज द हार्ट दैट लव्स हर. आपके भी यही आंसर आ रहे हैं कि नेचर कभी उस व्यक्ति को धोखा नहीं देती जो उससे प्यार करता है. द एटिक शेप इन ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न रेफर्स टू इटालियन वर्ड्स, ग्रीक अर्न, इजिप्शियन टॉम या रोमन कल्चर. बताइए. देखिए, जो ओड है ये आपने, ओड जो है ना अस्थि कलश है और उसे ग्रीक अर्न है, दैट इज अ ग्रीक अर्न. ग्रेशियन अर्न लिखा हुआ ही है, दैट इज अ ग्रीक अर्न. अस्थि कलश ग्रीक अर्न. In Dream Children, Charles Lamb expresses deep affection for Alice, his late brother John, Coleridge या मिल्टन. जो वो सबसे ज़्यादा मतलब अफेक्शन दिखाते हैं वो अपने भाई, मैंने बताया भी वो उन्होंने अपने भाई की मृत्यु पर ही से लिखा था, दैट इज बी हिज लेट ब्रदर जॉन. द लाइन A sense sublime of something far more deeply interfused is from. बताइए कहाँ से ली गई ये लाइन. A sense sublime of something far more deeply interfused suggest. कहाँ की है? A sense sublime. एलिजी, टिंटन अबे, ओ टू द वेस्ट विंड, ये कहाँ से ली गई है? चलिए फिर. हाँ जी, तो यहाँ पर ये जो बात ये कही गई है वो ये कही गई है कि नेचर ब्रीथ्स इन सिंपल थिंग्स. नेचर ब्रीथ्स इन, ये यहाँ पर है, टिंटन एबे की फेमस लाइन है. और ये कहती है, ये लाइन बताती है प्रोफाउंड स्पिरिचुअल प्रेजेंस इन नेचर. प्रोफाउंड स्पिरिचुअल प्रेजेंस, ये लाइन का मतलब ही है प्रोफाउंड स्पिरिचुअल प्रेजेंस इन नेचर. ठीक है जी. सर रोजर एट होम रिफ्लेक्ट्स विच टाइप ऑफ एसे. किस प्रकार का एसे है सर रोजर एट होम? पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, मॉरल कैरेक्टर स्केच या हिस्टोरिकल. देखिए, सर रोजर एट होम जो ये वाले एसेज है ना, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक बताते हुए सोशल मॉरल कैरेक्टर स्केच बताते हैं. दे टेल सोशल मॉरल कैरेक्टर स्केच. ओड टू द वेस्ट विंड, शैले विशेस द विंड टू calm nature, spread his words and ideas across the world, destroy tyrants, bring rain. तो यहाँ पर वो जो है बोलते हैं नेचर से उनका मतलब ही अर्जेस द वेस्ट विंड कि उनको मेक मी दाई लायर, कि मुझे अपनी लायर की तरह बना लो और मेरे शब्दों को पूरी दुनिया में फैला दो. आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट रेवोल्यूशन. माई लीव्स आर फॉलिंग. तो यानी कि मेरी ताकत अब कम हो रही है. Spread his words and ideas. The tone of elegy written in a country churchyard is joyous, melancholy, bitter, ionic. देखो, एलिजी लिखी गई है. एलिजी की जो शुरुआत होती है ना वो पेसिमिस्टिक होती है, मगर अंत जो होता है ना वो
ऑप्टिमिस्टिक होता है, पोएट जो है रिजाइन एंड एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो है ये एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो लिखी गई है, बेसिक जो ग्रे थे, ही बिलोंग टू ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। और ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री में का मतलब ये था कि मृत्यु के ऊपर सोचना तो ऑब्वियसली मेलंकलिक टोन होगी, एंड व्हाट अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, तो रिफ्लेक्टिव होगी। सो द आंसर इज बी। Ode on a Grecian urn was written in 1817, 1819, 1825 या 1830। तो यहाँ पर है Ode on a Grecian urn कब लिखी गई थी। तो आप सभी को ये वाली चीज़ पता है, मगर फिर भी मैं जो है मैं फिर भी आपको बताऊंगी, और ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरा काम है ये बताना। 1819 में लिखी गई थी। लॉर्ड हॉलैंड के एक मार्बल अर्न से इसकी प्रेरणा ली गई थी, एंड द आंसर इज 1819, 1819। टिंटन एबे इज कंपोज्ड इन राइम्ड कपलेट, ब्लैंक वर्स, बैलेड मीटर या सोनेट फॉर्म। टिंटन एबे जो है ये एक ड्रामेटिक लिरिक है, दैट इज नॉट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, दैट इज अ ड्रामेटिक लिरिक। और ये जो पोयम है ये ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। दिस पोयम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, और ये ड्रामेटिक लिरिक है, ये याद रखिएगा। दैट इज नॉट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, दैट इज, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द जॉनरा ऑफ दिस पोयम। इट इज अ ड्रामेटिक लिरिक। द वेस्ट विंड एक्ट्स एज बोथ पनिशर एंड सिनर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। और यही इसका आंसर है कि वेस्ट विंड जो है वो डिस्ट्रॉयर भी है, क्योंकि जब पुरानी पत्तियों को वो गिरा देती है, पूरा सब कुछ जो है, और फिर उन पत्तियों को लेकर जाती है और उनका एक बेड बनाती है। उसके नीचे जो सीड्स होते हैं उनको वार्मथ मिलती है, तो वो डिस्ट्रॉयर भी है और वो प्रिजर्वर भी है। जब तक पुराना जाएगा नहीं तब तक नया आएगा नहीं। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इन ड्रीम चिल्ड्रन लैम रिवील्स हिज यर्निंग फॉर ग्लोरी, वेल्थ, लॉस्ट डोमेस्टिक हैप्पीनेस या ट्रेवल। सो द आंसर इज ड्रीम चिल्ड्रन उनकी यर्निंग दिखा रहा है। ही वॉन्टेड टू हैव अ वाइफ, किड्स, बट ही कुडंट। तो यही चीज़ उनके बताते हैं, और इलिया के नाम से वो लिखा करते थे। तो 25 में से आपके मुझे लगता है 25 के 25 ही क्वेश्चन सही हुए होंगे। छोटा सा सेशन मैंने रखा है, और अब मैं आप लोगों को इसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको पूरा करवाऊंगी, आप लोगों को कंटिन्यू करेंगे आगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, and work hard but in the right direction.